नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं मजाक में कहानी का पार्ट 2 लेके आई हूँ। उसे अपने विवेक के साथ बिताए अतरंग पल याद आ गए और उसका मुखड़ा शर्म से गुलाबी हो गया, मानो उसके बेडरूम में वे सभी अचानक प्रविष्ट हो गई हूँ। अरे इसे देखो, क्या रूप निखर के आया है, सुमन ने छेड़ा। ये सुनकर अनीता चहक कर बोली, मेरी शादी होगी ना तब देखना मेरा रूप। सभी उसके बड़बोलेपन पर हंस पड़े। कभी कोई परीक्षा कक्ष में छेड़ देता, क्यों तेरी ससुराल में सास ससुर सब साथ रहते हैं क्या। वह झुंझलाकर बोल पड़ती, कुछ नहीं पड़ा है यार, जो थोड़ा बहुत याद है उसे भी तुम लोगों की बकवास सुनकर भूल जाऊंगी। फिर एक गहरी सांस ली। उसने बीती बातें याद करने लगी, पर मन भी भटक कर उन्हीं लम्हों में जा पहुंचा। उन्हीं दिनों मायके में उसकी चचेरी बहन का विवाह तय हो गया था। तब अपनी शादी के 5 वर्षों के बाद पहली बार उसने ब्यूटी पार्लर का रुख किया। विवेक के लाख मना करने पर भी बालों को एक नया आकार दिया। इतनी तैयारी तो उसने अपने विवाह में भी नहीं की थी। शायद वह अपनी दबी हसरतों को इस मौके पर पूरा करना चाहती थी। हुआ भी वैसा ही। विवाह के दिन जब वह अपनी शादी के लहंगे से सज धज कर विवेक के सम्मुख खड़ी हुई तो वह बौखला सा गया। इतने सजने धजने की क्या जरूरत थी। कोई तुम्हें शादी करना है क्या। ना हो, मेरी बहन की तो है, और वह भी मुझसे बस 1 साल छोटी है। कितने सारे कॉमन फ्रेंड हैं हमारे, सब मिलेंगे, पर वहाँ पर और ये मम्मी पापा बच्चे सब कहाँ हैं। सबने हैरानी से पूछा। तुम्हें अपने बना श्रृंगार से फुर्सत मिले तब ना। सभी टैक्सी कर चले गए। कहकर तुम दोनों बाइक से घर को लॉक कर आ जाना। तो चलो फटाफट, उसने उतावलेपन से कहा। पहले बाइक की चाबी तो ले लें। चाबी लेकर आओ, वहीं ऊपर वाले बेडरूम में है। उसका बेडरूम अब भी उसी के नाम से जाना जाता था। मायके की कितनी यादें जुड़ी हैं इस कमरे से। रीमा की अभी भाई की शादी नहीं हुई है तो पूरे घर में उसे अपना ही राजपाट दिखाई देता है। तुम ले आओ प्लीज़ ना। लहंगे में सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है। उसने लहंगे को सोफे पर फैलाकर बैठते हुए कहा। तो यहीं बैठी रहो, मुझे नहीं पता कि तुमने बाइक की चाबी कहाँ रखी है। विवेक भी वहीं सोफे पर बैठते हुए बोला। रीमा एक झटके से उठी और लहंगे को संभालते बड़बड़ाते हुए सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। कि अपनी बहन की शादी होती तो साहब सबसे पहले पहुंच जाते तोरण बांधने। मेरे मायके की शादी है तो जितना नाटक कर सकते हैं उतना कम है क्या। चाबी बेड पर ही रखी थी। जैसे ही उठाकर पलटी, एक झटके से विवेक ने उसे बाहों में भरकर बेड पर गिरा दिया। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, उसके होंठ पर विवेक ने अपने प्यार का ताला जड़ दिया। किस तरह खुद को अलग कर बोली, मेरा सारा मेकअप खराब कर दिया तुमने। यह सब बंद करो। अब वहाँ सब हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। करने दो इंतज़ार सबको, पर मुझसे इंतज़ार नहीं होगा। विवेक ने उसके कानों में फुसफुसाया। रीमा अपनी बेकाबू धड़कनों को संभालते हुए बोली, अभी चलो प्लीज़, हम जयमाला होते ही लौट आएंगे। नहीं, पहले प्रॉमिस करो। तो मैके में इतनी रम जाती हो कि कुछ नहीं रहता, याद नहीं रहता। विवेक अपनी बाहों के घेरे को और तंग करते हुए बोला। पक्का प्रॉमिस, कहकर रीमा खिलखिलाई तो विवेक ने एक बार फिर उसकी लिपस्टिक बिगाड़ दी। चलो हटो, यहाँ शादी हो रही है। और यहाँ उसने विवेक को अपने से दूर करते हुए कहा। विवेक उसके गालों की चुटकी ले बाइक की चाबी उठाकर गुनगुनाता हुआ सीढ़ियाँ उतर गया। शादी में भी जयमाला के बाद विवेक को घर चलो की जिद ने रीमा को कितना मजाक बना दिया था। वह सबकी सफाई देते देते थक गई थी। वे आज सुबह ही दिल्ली से आए हैं। सफ़र में नींद पूरी नहीं हुई, मगर सभी मुंह दबाकर हंस रहे थे। उसे अच्छी तरह समझ में आ गया था कि विवेक को उसके श्रृंगार को लेकर इतनी आफत क्यों आई थी। दरअसल वह चाहता ही नहीं था कि उसके अलावा किसी की नज़र उस पर पड़े, लेकिन उसके मुंह से कभी तारीफ़ के शब्द नहीं निकलते। कितना सूनापन लगने लगा था। विवेक के दिल्ली जाने के बाद दिन तो स्कूल, बच्चों और रसोई में बीत जाता, मगर रात बहुत लंबी लगती थी। फ़ोन तो रोज़ ही आता था, मगर तब लैंडलाइन फ़ोन के होने के कारण कभी माँ कभी पिताजी ही बात कर फ़ोन काट देते थे। अगर रीमा ने उठाया तो तब तो ठीक है, वरना उसे बताकर मुक्ति पा जाते थे कि विवेक का फ़ोन आया और सब ठीक है। वहाँ की कुशल भी उसे दे देते। रीमा सुनकर सिर हिलाकर रह जाती। कैसे कहती कि उसे भी कुछ कहना है, कुछ सुनना है।
उस दिन फ़ोन पर विवेक ने बताया कि वह मंगलवार को 12 से 1 के बीच घर पहुंच जाएगा, अतः तुम स्कूल से आधे दिन की छुट्टी लेके आना। बच्चे स्कूल बस से बाद में आ जाएंगे। उसका उतावलापन सुनकर वह हंस पड़ी। दिन के बाद रात तो आ जाएगी। तब विवेक ने गुस्से से बोला, रहने दो तुम, अब मैं बाद में ही छुट्टी लूँगा। अच्छा नाराज़ ना हो, मैं हाफ डे ले लूँगी। उसके कमरे में चारों तरफ नज़र दौड़ाकर कहा, कमरे में कोई मौजूद नहीं था। तो वह झुंझलाहट हो आई कि फ़ोन तो घर के चौराहे पर रखा और लाट साहब को रोमांस सूझ रहा। उसने सबसे सुबह ही घर में बता दिया था कि लंच टाइम तक आ जाएंगे। स्कूल में मंथली परीक्षा चल रही थी, अतः स्कूल जाना ज़रूरी था। स्कूल में प्रिंसिपल ने कहा था कि घर में फंक्शन है, आज फिर से जल्दी आना है। कंप्यूटर प्रैक्टिकल परीक्षा पहले से 4 पीरियड में ही निपटा दी। छुट्टी की मंजूरी मिलते ही तुरंत स्कूल के गेट तक पहुंच गई। तभी ना जाने कहाँ से भटकता हुआ आ गया था। बोला, घर जाना है क्या? आइए मैं छोड़ देता हूँ। और फिर अपनी बाइक उसके आगे लगाकर खड़ी कर दी। उसे खुद घर जाने की इतनी जल्दी थी कि कहीं देर हो गई और सवारी ढूंढने के चक्कर में तो विवेक मुंह फुलाकर बैठ जाएंगे। क्या सोच रही हो? आज जल्दी कैसे आ गई स्कूल से बाहर? तबीयत ठीक नहीं है? अरे भाभी, अपना ख्याल रखा करो, बाइक स्टार्ट करते हुए बोला। आप एकदम भोली हो। वहाँ तो भाई गुलछर्रे उड़ा रहे होंगे और आप यहाँ अपने को कितना व्यस्त रखती। क्या गुलछर्रे उड़ाते होंगे? बेचारे न ढंग का खाना मिलता है न देखभाल करने वाला कोई है घर से दूर। हमारे लिए ही तो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। 4 पैसे तो बचेंगे हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। कर दी ना वही घिसी पिटी बात। वहाँ नाइट क्लब होते हैं, खूब शराब और शबाब का दौर चलता। वहाँ किसे अपनी बीवी याद आती है। फिर उसका मन हुआ कि वह छोटू को बता दे कि उसका पति घर में कितनी बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहा है। इन सब चक्करों से वह कोसों दूर है, वरना आज उसे झूठ का सहारा लेकर आधे दिन की छुट्टी लेकर नहीं भागना पड़ता। पत्नी पति के हर परिवर्तन को झट भांप लेती है, मगर उसने छोटू की बात को कोई तवज्जो नहीं दी थी। आओ चाय पी के जाना, उसने अपनी घर के गेट के आगे उतरकर छोटू से औपचारिकता निभाते ही पूछा। नहीं, फिर कभी आऊँगा, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर आ जाऊँगा। अब मुझसे कंप्यूटर की कुछ कमांड आपसे मुझे सीखनी है। ठीक है, अगले हफ्ते आ जाना, अभी बच्चों के टेस्ट चल रहे हैं। जो हुक्म स्वीट भाभी। अपनी खीसें निपोरते हुए बाइक की एक झटके से मोड़कर वापस चला गया। टीना ने चैन की सांस ली। तो अगर अंदर आ जाता तो विवेक के प्रोग्राम का क्या होता? सास ससुर बरामदे में ही बैठे मिल गए। आज जल्दी आ गई? विवेक आया इसलिए? अरे हमारे साथ भोजन पानी कर लिया उसने, तो जब इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ससुर जी ने कटाक्ष करते हुए कहा। अरे बहुआ तो सो भी गया होगा अब तक। तू हमारे लिए चाय बना ला। कमरे में विवेक करवट बदल रहा था। उसे देखते ही खींचकर अपने सीने से लगा लिया, मानो वैसे सदियों के बाद मिला हो। कितने दिन बीत गए पता है? मैं अपनी गर्म सांसें उसके चेहरे पर टिकाते हुए विवेक ने कहा, हाँ पूरा महीना। वह मुस्कुराई। विवेक ने उसे अपने प्यार की बारिश कर दी। अब तुम सोओगी क्या? विवेक ने अपनी अतरप्त आंखों से एक नज़र उस पर डालते हुए कहा। नहीं, नहाने जा रही हूँ, बच्चे भी आते होंगे। देखना अभी तुम्हारी दोनों भाभियाँ मेरा कितना मजाक बनाने वाली हैं। टीना ने हंसकर बोली। तुम्हें क्या पता कि तुमने क्या गुल खिलाए हैं? विवेक ने उसके हाथों को सहलाते हुए बोला। हाँ, तुम ही एक तो कामदेव हो, बाकी तो सब अज्ञानी हैं। छोड़ो मुझे, तुम अब चुपचाप सो जाओ। मैं नहाकर चाय बनाती हूँ। 1 घंटा पहले ही ससुर जी फरमाइश कर रहे थे। उस दिन सुबह से लेकर शाम तक कितने झूठ बोलने पड़े थे बच्चों को भी। उसे जल्दी आने की अलग से सफाई देनी पड़ी थी। ठीक है, 1 हफ्ते के बाद छोटू आदम का अपनी किताबें उठाए उसके बेडरूम में प्रवेश कर गया। कितने विवेक वापस जा चुका था। दोनों बच्चे बाहर खेल रहे थे। वह अपने कपड़ों की अलमारी ठीक कर रही थी। उसे देखकर चौंक पड़ी। बोली, चलो बाहर बरामदे में बैठकर पढ़ाई करते हैं। हाँ हाँ, बाहर ही बैठ जाएंगे। वैसे आपका बेड भी बड़ा शानदार है, उसने बेड पर बैठते हुए कहा। अकेले तो ऐसे गद्दों पर नींद भी नहीं आती होगी ना? रीमा कोई जवाब न दे पाई। कमरे से बाहर आकर तो छोटू को भी पीछे पीछे आना पड़ा। अरे भाभी, मैं तो मजाक कर रहा था, आप नाराज़ हो गई? जब से विवेक गए हैं तब से छोटू का मजाक कुछ ज़्यादा हो गया है, सीमा लांघने लगा। जितना उसने बचने की जुगत बैठाती उतना ही कोई न काम पड़ ही जाता। अगले एक दिन रिनी सीढ़ियों से गिर गई। उस दिन भी उसकी
कारी हॉस्पिटल लेके भागी थी। सिर्फ 3 टाँके के माथे पर आए थे, मगर वह खून देखकर कितना घबरा गई थी। ऐसे में छोटू ने अपनी पहचान के डॉक्टर से तुरंत सब काम करवा दिए थे। एक दिन आकर बोला, मैं बीमा पॉलिसी का एजेंट बन गया हूँ। एक पॉलिसी तो आपको लेनी ही पड़ेगी। रीमा ने रिनी के नाम से पॉलिसी ले ली थी। जानती थी जब तक ले नहीं लूँगी तब तक ये पीछा नहीं छोड़ेगा। वह बहुत खुश हो गया। ये हुई ना बात स्वीट भाभी, भैया कब आने हैं? उसने पूछा। पर रीमा तो नक कर बोल पड़ी, तुझे क्या काम याद आ गया उनसे? मुझे आपकी तन्हाई देखकर बहुत दुख होता है। यह भी कोई उम्र तन्हा रहने की, तो क्या करूं? सबकी अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं। अरे आप चाहो तो ऐसा कर सकती हूँ। वह कैसे? उसने जानबूझकर छोटू के मन की था लेने की कोशिश की। अरे भाभी, आपके पास तो डबल लाइसेंस है ना, मज़े लेने के लिए कौन सा लाइसेंस? आज यह सब कुछ साफ कर देने के मूड में थी। एक तो आप मैरिड हो, दूसरा फैमिली प्लानिंग भी कर चुकी हो। अब तो आप आज़ाद हो, आकाश में उड़ते पंछी की तरह। इसका मतलब क्या है? मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हारी यही मासूमियत तो पागल कर जाती है भाभी। अरे जैसे भाई दिल्ली में दूसरी लड़कियों के साथ मौज करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे साथ मौज ले सकती हैं। ये मेरा अपने पति को धोखा देना नहीं कहलाएगा? उसने क्रोध को दबाते हुए पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह तो बस थोड़ा सा टाइम पास होगा, जैसे ही तुमने एक फ़िल्म देखी हो। बस फिल्म ख़त्म होकर तुम अपने घर, मैं अपने घर। अभी तुम्हारी शादी तो नहीं हुई है ना, इसलिए तुम इस रिश्ते के महत्व को नहीं जानते। जब तुम्हारी शादी होगी तब तुमसे कहूँगी कि एक फ़िल्म अपनी बीवी की और विवेक को दिखा दो, तो कैसा लगेगा? अरे मैं इतना दकियानूसी नहीं हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मेरी बीवी क्या करती है। छोटू खिसिया कर बोला। तो ठीक है, जब तुम अपनी बीवी को इतनी आज़ादी दोगे तब मैं तुम्हें मान जाऊंगी कि तुम्हारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, रीमा ने उसे चुनौती देते हुए कहा। तब छोटू ने वहाँ से खिसकते ही बन लिया। रीमा ने चैन की सांस ली। चलो इसकी फालतू बातों से छुटकारा तो मिल गया। साल भर बाद ही वह विवेक के साथ कानपुर चली गई। विवेक को भी दिल्ली के मुकाबले कानपुर रास आ गया था। दूसरे घर में अधिक दूरियां नहीं रह गई थी। एक दिन अचानक छोटू का फ़ोन आया। क्या बात है? बड़े दिनों के बाद याद आई हम लोगों की? रीमा ने आश्चर्य से पूछा। क्या है भाभी, आप लोग मेरी बारात में भी शामिल नहीं होंगे? उसने नाराज़गी जताई। तुमने हमें कार्ड ही नहीं भेजा, ससुराल में दिया होगा। वहाँ से तो हमें तुम्हारी शादी की बाद ही खबर मिली थी। खैर कोई बात नहीं, तुम्हें और तुम्हारी दुल्हन को बहुत सारी शुभकामनाएं। भाभी आपसे एक काम था, इसलिए फ़ोन किया था। वह मेरी वाइफ का बीएड का रिजल्ट आ गया है, उसे कानपुर कॉलेज में दाखिला लेना है। आपकी नज़र में कोई अच्छा सा घर हो तो देखना। साल भर की बात है, मेरा भी आना जाना होता रहेगा। आपको तो अब यहाँ की सारी जानकारी हो गई होगी। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। घर की तुम बिल्कुल चिंता मत करो। यहाँ हमारे पास 3 बेडरूम सेट है, जिसमें एक तो खाली ही पड़ा रहता है। तुम लोगों को वहाँ कोई असुविधा नहीं होगी। अब फटाफट आ जाओ। और तुमने तो कहा भी था कि मेरी वाइफ कोई फ़िल्म भी बना लेगी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अतः तुम तो निश्चिंत रहो। यहाँ तुम्हारे भाई तो हैं, उसकी देखभाल को। खटाक की आवाज़ के साथ फ़ोन कट गया। छोटी की बीवी शायद उनके घर ही नहीं रहने आएगी। रीमा हंस पड़ी थी। वह तो सिर्फ मजाक कर रही थी और छोटू डर गया। क्या बात है, अकेले अकेले क्यों हंस रही हो? हमें भी शामिल कर लो अपनी हंसी में। विवेक रसोई में रखे फ्रिज से पानी की बोतल निकालते हुए बोले। सुनो, छोटू से तो जीवन बीमा की पॉलिसी ली थी, वह कब पूरी होगी? अगले साल 2 लाख मिलेंगे। यह सब बिटिया की शादी के बजट में काम आएंगे। पर तुम क्यों पूछ रही हो? चलो, कोई काम तो अच्छा किया छोटू ने। कौन सा काम गलत किया उसने? मुझे भी बता, विवेक ने आश्चर्य से पूछा। मैंने यह तो नहीं कहा कि उसने कोई गलत काम किया। तुम औरतों से बात करना मतलब मुसीबत मोल लेना होता है। हाँ, अब तुमसे एकदम सही बात की तुमने। रीमा खिलखिलाकर हंस पड़ी। विवेक उसे हंसते देखता रह गया। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर इसमें आपको कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।